बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय अनुच्छेद लेखन। तो आइए जानते हैं हिंदी व्याकरण में अनुच्छेद लेखन क्या होता है। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन में किसी विषय पर अपने मन के भावों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में। अतः अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन का ही एक संक्षिप्त रूप होता है। किसी विषय से संबंधित अपनी यानी कि सभी बिंदुओं को संकलित इकट्ठा कर एक अनुच्छेद में लिखना विशेष कौशल का कार्य है। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन का मतलब ही होता है कि किसी विषय पर अपने मन के भावों को प्रकट करना और उसे एक लिखित रूप देना। ये निबंध लेखन का ही एक छोटा सा रूप होता है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद सरल भाषा और छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए। अनुच्छेद केवल एक गद्यांश होता है जिसमें कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त होते हैं, यानी कि हमें कम शब्दों में अपने विचारों को रखना चाहिए। अनुच्छेद में निबंध की भांति प्रस्तावना नहीं लिखी जाती, बल्कि विषय से संबंधित विचार सीधे ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना है, पहले उसके भाव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। विषय संबंधी मुख्य बिंदुओं को पहले ही नोट कर लेना चाहिए। अनुच्छेद में सभी मुख्य बिंदु आने चाहिए। अनुच्छेद लेखन में युक्तियां, मुहावरे, सूक्तियों का प्रयोग श्रेयस्कर माना जाता है। तो बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय हमें इन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं नमूनार्थ अनुच्छेद लेखन। कुछ उदाहरण कि किस तरह हम अनुच्छेद लिखते हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद है गंगा। गंगा एक विषय है और इस पर हम अपने भावों को प्रकट करेंगे लिखित रूप में। तो आइए पढ़ें। गंगा भारत की उन प्राचीनतम नदियों में से एक है जिन पर भारतवासियों की बहुत श्रद्धा है। गंगा केवल एक नदी ही नहीं है, बल्कि इसका संबंध भारत की संस्कृति तथा इतिहास से जुड़ा है। यह पवित्र नदी हर भारतवासी के लिए अत्यंत पवित्र तथा पूज्य है। भौगोलिक दृष्टि से इसी नदी ने उत्तरी भारत के विशाल उपजाऊ मैदान को बनाया है तथा भारत भूमि को धन धान्य से परिपूर्ण किया है। हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकलकर वह समूचे उत्तर भारत को अपने अमृत जल से सींचती हुई हजारों मील की यात्रा करती हुई बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। इस नदी के तट पर प्राचीन काल में हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था। इसी के किनारे बैठकर हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। गंगा नदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थान हैं, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, प्रयाग आदि हैं। इसी के किनारे कानपुर, कोलकाता जैसे बड़े औद्योगिक नगर भी स्थित हैं। भारत में गंगा को देवी देवता के समान पवित्र समझा जाता है। बच्चों, ये था एक छोटा सा अनुच्छेद गंगा पर। आइए पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद, जिसका नाम है भारतीय गांव। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसीलिए यदि भारत का विकास करना है तो गांव का विकास करना आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सरकार ने भी ग्रामों के विकास के लिए योजनाएं बनाई और काफ़ी सीमा तक उन्हें व्यवहारिक रूप में प्रदान किया। सभी ग्रामों का आधुनिकीकरण करने पर बल दिया। उनका विद्युतीकरण भी किया गया, जिससे खेती की पैदावार में वृद्धि हुई। गांव को पक्की सड़कों के द्वारा शहरों से जोड़ा गया। इसके परिणाम स्वरूप वहां के उत्पादन शहरों तक सरलता से पहुंचने लगे। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ। आर्थिक दशा में सुधार के साथ साथ उनका शिक्षा के प्रति झुकाव भी होने लगा। प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, परिवार कल्याण केंद्र आदि खोले गए। ग्रामीण बैंकों द्वारा आसान शर्तों पर ग्रामीणों को ऋण उपलब्ध कराए गए। किसानों को खेती के लिए अच्छे बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। कृषि के वैज्ञानिक साधनों को अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। इन सभी के परिणाम स्वरूप भारतीय गांवों का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है। पेयजल की व्यवस्था भी प्रत्येक गांव में की जा रही है। तो बच्चों, गांव यानी कि गांव का विकास करना ही भारत का विकास कहलाता है। जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तो भारत पूरी तरह विकसित नहीं होगा।
आइए पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद जो है हमारे नए अध्यापक के विषय पर। हमारे विद्यालय में अनेक अध्यापक हैं, उनमें से अधिकांश पुराने हैं, परंतु वर्तमान में श्री राजपाल जी हिंदी के एक नए अध्यापक आए हैं। वे नए अवश्य हैं, परंतु थोड़े ही समय में छात्रों तथा अध्यापकों में इतने घुल मिल गए हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वे यहाँ वर्षों से रह रहे हैं। वे हमारे कक्षाध्यापक हैं। उनके शरीर हाव भाव को देखकर उनसे डर लगता था, परंतु 2-4 दिन में ही एहसास हो गया कि ऊपर से रुक्ष व कठोर दिखने वाले श्री राजपाल जी अत्यंत कोमल व भावुक है। हिंदी पढ़ाते समय वह जिस प्रकार से उदाहरणों, घटनाओं तथा सूक्तियों का सहारा लेते हैं, उससे उनके ज्ञान का पता चलता है। हिंदी के अतिरिक्त उनका संस्कृत भाषा पर भी पूरा अधिकार है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद जो है पुस्तकालय पर। पुस्तकालय माँ सरस्वती का एक ऐसा पवित्र मंदिर है जहाँ मनुष्य बिना किसी भेदभाव के प्रवेश करके अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान विज्ञान का अध्ययन कर सकता है। पुस्तकों का घर ही पुस्तकालय है। एक ही स्थान पर अनेक विषयों की अनेक पुस्तकें पुस्तकालयों में उपलब्ध रहती हैं। पुस्तकों के साथ साथ समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं भी वहां पढ़ने के लिए उपलब्ध होती है। सभी विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के अपने अपने पुस्तकालय होते हैं। इनके अलावा सरकारी स्तर पर भी अनेक पुस्तकालय खोले जाते हैं, जिनके सदस्य बन जाने पर वहां जाकर ज्ञानार्जन किया जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा अनेक निर्धन तथा आर्थिक रूप में कमजोर छात्र एवं व्यक्ति अध्ययन में मदद प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय द्वारा ज्ञान में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही हमारा मनोरंजन भी होता है। अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाएं हमारा मनोरंजन तो करती ही हैं, साथ ही साथ हमारे मानसिक स्तर को भी ऊंचा उठाती है। हमारा कर्तव्य है कि हम पुस्तकालयों में जाकर अपने समय का सदुपयोग करें तथा पुस्तकालयों के नियमों का भली भांति पालन करें। तो बच्चों, पुस्तकालय में जाकर पढ़ना हमें चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय हमें बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं। तो एक आदत आप भी बनाइए कि आप भी पुस्तकालय जाकर पुस्तकें पढ़ें। आइए पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद जो है प्रदूषण पर। विकास की दौड़ ने मनुष्य के जीवन को जिन चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर किया है, उनमें से एक प्रदूषण की समस्या भी है। मनुष्य ने अपने आवास बनाने के लिए पेड़ों को काटा, धुआं उगलने वाले बड़े बड़े कारखानों लगाकर वायु को विषैला किया। कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों और मलमूत्र को नदियों में बहाकर जल को प्रदूषित किया। पॉलिथीन बैग और रसायनों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। तो परमाणु हथियारों की दौड़ ने नाभिकीय प्रदूषण को जन्म दिया। पृथ्वी की तो बात ही छोड़िए, मिसाइल और रॉकेट अंतरिक्ष की ओर दाग दाग कर मनुष्य ने जीवन रक्षक ओजोन परत में भी छेद कर दिया। मनुष्य की ओर से यह प्रलय को आमंत्रण देना नहीं तो और क्या है। तो बच्चों, ये था अनुच्छेद प्रदूषण पर। अगला है कुसंगति, यानी कि बुरी संगति। आइए पढ़ें। कुसंगति का आशय है बुरी आदतों और बुरे लोगों का साथ। कुसंगति की तुलना ऐसे ज्वर से की गई है जो सबसे भयानक होता है। यह हमारी बुद्धि को तो भ्रष्ट करता ही है, साथ ही हमारे आचरण को भी निंदनीय बना देता है। यदि कोई बुरी संगति में फंस जाता है तो उसकी स्थिति उस व्यक्ति की तरह होती है जिसके पैरों में कोई भारी पत्थर बांध दिया गया हो। यदि वह आगे बढ़ना भी चाहेगा तो उस भारी पत्थर के कारण पतन के गड्ढे की ओर जाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो उस भुजा के समान होगी जो उसे सहारा देकर उन्नति की ओर ले जाएगी। इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए कि जीवन में सदा अच्छे मित्रों का साथ पकड़ें और कुसंगति से बचें। तो बच्चों, आपको भी कुसंगति से बचना चाहिए और अपने ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपको उन्नति की ओर, सफलता की ओर ले जाएं, बजाय इसके कि वो आपको गलत आदत सिखाएं। तो बच्चों, ये थे कुछ अनुच्छेद। आइए दोहराएं। अनुच्छेद लेखन में किसी विषय पर अपने मन के भावों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन का सही संक्षिप्त रूप होता है।
अनुच्छेद लिखने से पहले उसके भाव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अनुच्छेद सरल भाषा और छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए। अनुच्छेद में निबंध की तरह प्रस्तावना न लिखकर विषय से संबंधित विचार सीधे ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।